मेरे पीछे मेरे दाहिने हाथ की तरफ जिस शख्स की तस्वीर आप देख रहे हैं उन्हें आप बहुत पहचानते हो। बिल्कुल ठीक आप पहचान रहे हैं। इनका नाम है मौलाना तौकीर रजा। नाता सबसे ज्यादा विवादों से रहता है। नफरती तकरीर देने में मौलाना तौकीर रजा माहिर हैं, लेकिन अब इनकी तकरीर इनके गले की फांस बन चुकी है। 14 साल पुराने एक ऐसे केस को कोर्ट ने ओपन कर दिया, दंगे का मास्टरमाइंड बता दिया, मौलाना तौकीर रजा को हाजिर होने का आदेश दिया। लेकिन वो कौन सा केस है जिसमें कि कोर्ट के चलते फिर से तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली? बिगिन बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। नाम मौलाना तौकीर रजा, ओहदा अध्यक्ष इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल, आरोप दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड। भड़काऊ तकरीरों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा पर कानून का शिकंजा कस चुका है। बरेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश की इस कॉपी को देखिए। ऑर्डर में साफ साफ लिखा है 2010 बरेली दंगे का मुख्य मास्टरमाइंड है मौलाना तौकीर रजा। 14 साल पुराने मामले में मौलाना तौकीर रजा क्यों कटघरे में हैं? तौकीर साहब पर भारतीय दंड संहिता की किन किन धाराओं में मुकदमा है? क्या अब कोर्ट के हंटर के बाद मौलाना की जुबान पर ताला लग जाएगा? तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले आपको पहले मौलाना तौकीर की कुछ तकदीरें जरूर सुन लेनी चाहिए। बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे? अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें। पिछले महीने बरेली में मौलाना साहब मरने की बात कह रहे थे। जब उनसे हल्द्वानी हिंसा पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस घटना की निंदा करने की जगह बवाल को ही जायज ठहरा दिया था। अच्छा, उत्तराखंड में थाना जलाया गया, फायर ब्रिगेड जलाया गया, गाड़ियां जलाई गई प्राइवेट और सरकारी, उस पर क्या कहेंगे बेटा? ये काम कब नहीं हुआ है, मैं उस पर क्या कहूँगा। आप बुलडोजर चलाते रहे, आप मस्जिदें मुनहदिम करते रहे, आप मज़ारात मुनहदिम करते रहे, मुसलमानों को बेघर करते रहे, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाते रहे और मुसलमान खामोशी से तमाशा देखते रहे। रिपोर्टर के सवाल पर मौलाना साहब का ये जवाब सुनकर हैरानी तो आपको जरूर हुई होगी। ऐसे में मौलाना साहब अपने शागिर्दों को कौन सा पाठ पढ़ाते होंगे, ये आसानी से समझा जा सकता है। अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं। सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। मौलाना तौकीर के जो बयान अब तक आपने सुने वो साल 2 साल पुराने हैं, लेकिन 2010 में तौकीर रजा ने जो तकरीर दी थी उसने तो बरेली को दंगे की आग में झोंक दिया था। बरेली कोर्ट के इस ऑर्डर में केस डायरी और गवाहों के हवाले से कहा गया 2 मार्च 2010 को तौकीर रजा ने पुलिस प्रशासन को चुनौती दी थी। हिंदुओं को ये कहकर ललकारा था कि आधे घंटे में चाहबाई से जुलूस को जाने नहीं दिया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हिंदुओं की खून की नदियां बहाने की बात की थी। साथ ही हिंदुओं के घर और दुकान को आग के हवाले करने की भी धमकी दी गई थी। तौकीर के तकरीर के बाद मुस्लिम समाज के लोग उग्र हो गए और पुलिस प्रशासन से मारपीट शुरू हो गई। कुहाड़ा पीर चौकी में आग लगा दी गई। हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए अपने साथ लाए गैस सिलेंडर्स और बोतलों में लाए पेट्रोल से दुकानों में आग लगाना शुरू कर दिया। ये सन 2010 की घटना है जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 519/2010
थाना प्रेम नगर में पंजीकृत हुआ था और इसमें अंजुमने निकलने को लेकर के विवाद था, जिसको रोका जाना था, जिसके संबंध में इनके द्वारा भाषण दिया गया था और उसके उपरांत दंगा भड़क गया था, जिसके बाद बहुत सारी दुकानें फूंक दी गई थी, सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया था। आगे बरेली कोर्ट ने जो कुछ कहा वो और भी हैरान करने वाला है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक बरेली हिंसा की घटना के दौरान तौकीर रजा की मौजूदगी थी। इसी आधार पर 3 मार्च 2010 को उन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन अचानक कार्रवाई की दिशा बदल गई। 4 मार्च 2010 को मौलाना तौकीर रजा को रिहा कर दिया गया। बरेली कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि साल 2010 में यूपी में जिसकी सत्ता थी, उसके प्रभाव में आकर पुलिस प्रशासन के टॉप अफसरों ने तौकीर रजा का सहयोग किया। शासन के निर्देश पर सीआरपीसी 169 का इस्तेमाल करते हुए बकायदा उनको बचाया गया। एसएचओ ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया और लिखा कि प्राइमा फेसी तौकीर रजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, लिहाजा उन्हें बरी किया जाए। इसी का फायदा उठाकर तौकीर रजा 4 मार्च को जेल से बाहर आ गए। कोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने सीआरपीसी 319 का इस्तेमाल करते हुए सो मोटो लिया और फिर गवाहों के बयान और केस डायरी को आधार मानकर तौकीर रजा को मास्टरमाइंड माना। बरेली कोर्ट ने मौलाना तौकीर को 11 मार्च को पेश होने को कहा है और अगर मौलाना साहब पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट भी जारी हो सकता है। आज थाना प्रेम नगर बरेली के अंदर उनका अरेस्ट वारंट रखा हुआ है। उनके खिलाफ लगभग एक 12-14 जो हैं एफआईआर्स हैं। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि यदि ये कुछ भी बोलेगा तो वो राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएगा, लेकिन धन्य है ब्यूरोक्रेसी की वो लखनऊ के लिए कुछ प्रकार की रिपोर्ट देकर सब चीज़ों को दबाकर आज तक बैठी हुई है। सरकार से अपील है कि इसकी जो है पूरी जानकारी कराई जाए और जो भी दोषी हो उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। माननीय न्यायालय द्वारा मौलाना तौकीर रजा को जो संबंध किया गया है, तत्कालीन सरकार पर टिप्पणी की गई है, उस पे समाजवादी पार्टी को कोई भी टिप्पणी नहीं करनी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े आरोपियों के 72 से ज्यादा मुकदमे सरकार द्वारा वापस लिए जा चुके। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो दंगाइयों से मुकदमे वापस ले रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुकदमे वापस ले रही है और इन सब सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी जरूर देना पड़ेगा। तौकीर रजा जैसे मौलाना की अपने तकरीरों में मुसलमानों के अस्तित्व को लेकर बार बार झूठ फैलाते हैं। अपने शागिर्दों को ये बताते रहते हैं कि मोदी योगी सरकार मुसलमान विरोधी है, मगर इन तमाम एजेंटों पर भारी है योगी का कानून। और ये बात कोरी नहीं बल्कि आंकड़े भी मुहर लगाते हैं। 2017 से पहले यूपी में 5 साल के दौरान 700 दंगे हुए, जबकि 2017 के बाद से कोई भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। 2014 के बाद से माहौल बदला है, फॉर्मूले बदले हैं और उसी के हिसाब से बदल रही मुसलमानों की मोदी के प्रति सोच। 2019 का इलेक्शन हो या फिर 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव, मुसलमानों का वोट बीजेपी को बढ़ा है और यही वो वजह है जो मौलानाओं की बेचैनी बढ़ा रहा है। मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों के फोकस में यूपी है। जिस राम मंदिर के खिलाफ नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है वो यूपी में है। ज्ञान वापी और ईदगाह मस्जिद यूपी में है। सुनवाई यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई और खुद मौलाना तौकीर यूपी के बरेली से आते हैं। ऐसे में ये समझना कोई टेढ़ी खीर नहीं है कि मौलाना के टारगेट पर यूपी के मुसलमान हैं। ये बात मौलाना को भी अच्छी तरह मालूम है कि मोदी का 400 प्लस वाला मिशन यूपी से ही मुकाम तक पहुंचेगा। अगर मोदी प्लस को 400 सीटें आनी है तो यूपी में 100% जीत की गारंटी होनी चाहिए। देखा जाए तो यूपी में करीब 20% मुसलमान हैं। आबादी के हिसाब से करीब 3 करोड़ 84 लाख। ये मुस्लिम कम्युनिटी यूपी में लोकसभा की करीब 29 सीटों पर असर डाल सकती है। इसलिए मौलाना आए दिन मंदिर और मस्जिद के बहाने मोदी वर्सेस मुसलमान का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अब की बार तौकीर रजा अपने तकरीरों की वजह से कानूनी शिकंजे में फंस गए हैं और इस चक्रव्यूह से निकलना आसान नहीं होगा। ऐसे में सवाल है, क्या तौकीर रजा का भड़काऊ टेप अब बंद हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
तो जिस धनबल और बाहुबल की यूपी में बहुत ज्यादा चर्चा होती रही है, 24 का चुनाव जीतने के लिए अखिलेश यादव संभवतः उसी पुराने फॉर्मूले पर लौट रहे हैं। आज अखिलेश जब प्रयागराज में थे तो इस बात की बहुत चर्चा हुई, मगर योगी उनके इस प्लान को विफल करने का इंतजाम कर चुके। अखिलेश के इस एक्स फैक्टर पर सीएम योगी पहले अंटर चला चुके थे और अब फिर एक बार संकेत दे दिए कि बाहुबलियों के लिए उनके पास कोई स्कोप नहीं। दिखाते हैं आपको बिग एंड बोल्ड की ये दूसरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लड़ाएंगे भी, लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल उठता है, अखिलेश किसे लड़ाएंगे? कहीं बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से तो टिकट नहीं मिलने जा रहा। और सब कुछ करेंगे का मतलब कहीं पैसे के इस्तेमाल से तो नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से कैंडिडेट और माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी कुछ इसी तरह की बातों को हवा दे चुके हैं। 7.5 करोड़ की वो धनराशि जो दिल्ली में फंसी हुई थी वो शुक्रवार को आ जाएगी। फिर उसके बाद हम ऑनलाइन भी प्रस्ताव देंगे। हम चाहेंगे चुनाव घोषणा होने से पहले 10 रुपया उस खाते में न बचे, क्योंकि वह खाता गाजीपुर की जनता का खाता है। तो एक तरफ अखिलेश यादव का तराजू है जिसमें ना तो धनबल से परहेज है और ना ही बाहुबल से दूरी, जबकि दूसरी तरफ सीएम योगी का तराजू है जिसका मंत्र है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और वह मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। यूपी में 24 का चुनाव किस पिच पर लड़ा जाएगा ये लगभग क्लियर हो चुका है। अखिलेश का फॉर्मूला है बीजेपी को किसी भी तरह हराने का, जबकि योगी का फोकस है जो दागी और बाहुबली होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी के कुछ बाहुबलियों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क साधा है। वो 2024 के चुनाव में किसी भी तरह टिकट पाना चाहते हैं और अखिलेश भी चुनाव जीतने के लिए सब कुछ करेंगे वाले फॉर्मूले पर जोर दे रहे हैं। जबकि इसके उलट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्लियर कट मैसेज है, किसी भी बाहुबली को पार्टी टिकट नहीं देगी, फिर चाहे बात बीजेपी की हो या फिर उनके सहयोगी दलों की। धनंजय सिंह, ब्रिजेश सिंह और ब्रिजभूषण शरण सिंह ये तीनों ही पूर्वांचल के डॉन और बाहुबलियों में शुमार हैं और इन तीनों को सीएम योगी ने रेड फ्लैग दिखा दिया है। धनंजय सिंह को जौनपुर से टिकट न देकर कृपा शंकर सिंह को चुनाव में उतारा। गाजीपुर और चंदौली से लड़ने की डिमांड रखने वाले डॉन ब्रिजेश सिंह को भी निराश होना पड़ा। बाहुबली माने जाने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी कैसरगंज से टिकट मिलने के चांस ना के बराबर है। माना जा रहा है कि सीएम योगी ने यूपी से माफियाओं और बाहुबलियों के खात्मे का जो संकल्प लिया है उस पर वो 24 के चुनाव में भी अमल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में किसको टिकट देती है, किसको टिकट नहीं देती, सवाल ये नहीं, सवाल ये कि क्या जनता की जो उम्मीद थी, जो गांव गोद लिए थे, जो शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के वादे थे, उन वादों का क्या हुआ। बाहुबलियों से दूरी भारतीय जनता पार्टी का केवल दिखावी ऊपरी मुखौटा है। असल में भारतीय जनता पार्टी वो बाहुबलियों के साथ है। एक समय था जब जनता ने ऐसे तमाम बाहुबलियों को जिता करके माननीय बना दिया था। उसमें कुछ कारण थे, जब वोट परसेंटेज भी कम होता था और जब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं होता है तो बहुत सारे लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाहुबलियों की तरफ जाना पड़ रहा था। लेकिन आज जैसे जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को फेयर ट्रायल दिया है। आज लोगों की जो समस्याएं है वो सुनी जा रही है, उनका निराकरण हो रहा है। तो इसलिए बाहुबलियों के, माफियाओं के, अपराधियों के दरवाजे अब जनता के लिए पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। अब ऐसे बाहुबली, माफिया, अपराधी ये जेल के सड़कों के पीछे पहुंच रहे हैं। अब इनका चुनावी राजनीति में कोई स्थान नहीं रहेगा। सूत्रों का दावा है कि डॉन ब्रिजेश सिंह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा से चुनाव लड़ने की तैयारी में था, जबकि धनंजय सिंह जेडीयू या निषाद पार्टी से जौनपुर का टिकट पाना चाहता था, मगर योगी आदित्यनाथ के रहते ये मुमकिन होता नहीं दिख रहा। धनंजय सिंह के खिलाफ एफआईआर योगी राज में हुई और योगी राज में भी उसे 7 साल की सजा हुई, जबकि ये सब जानते हैं कि उससे पहले इस केस के गवाह अंडरग्राउंड तक हो गए थे। माना जा रहा है कि बीजेपी या फिर उनके सहयोगी जिस भी कैंडिडेट का ऐलान फ्यूचर में करेंगे उनका नाम इस लिस्ट में नहीं दिख सकता है। वजह सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं और वो अपनी एंटी माफिया, एंटी बाहुबली वाली इमेज को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे।
इसलिए लिस्ट जारी होने से पहले वो खुद दिल्ली के संपर्क में हैं। जनता में भी एक एंटी बाहुबली एक मिजाज बन गया है, मनोविज्ञान बन गया है कि भाई बाहुबलियों के साथ हमें नहीं जाना है। तो ये जो माहौल है, ये लोकसभा चुनाव में उसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कराई और पार्टी बाहुबलियों को राजनीति से मुक्त करने का एक तरीके से उन्होंने परोक्ष रूप से अभियान चला रखा है। ये वीडियो धनंजय सिंह को 7 साल की सजा मिलने से कुछ घंटे पहले का है। अखिलेश यादव ने यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह से एक शादी समारोह में 5 मिनट तक बात की। राम गोपाल और शिवपाल यादव से भी धनंजय सिंह की मुलाकात हुई और ये सब हुआ जौनपुर से उनको बीजेपी की लिस्ट में टिकट नहीं मिलने के बाद। सूत्रों का दावा है कि धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी श्रीकला रेड्डी को टिकट दिलाने की बैटिंग की और इसके संकेत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने अपने ट्वीट के जरिए दे दिया। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। आप चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव में लड़ाई जाता है। चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। आप कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? अरे हम लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी श्रीकला रेड्डी जौनपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थीं। उनके पिता जितेंद्र रेड्डी का भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। 2009 में धनंजय सिंह इस सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े और सांसद बने। 2014 में बीजेपी के कृष्ण प्रताप सिंह ने इस पर जीत हासिल की। 2019 में श्याम सिंह यादव ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीता। इस सीट पर क्षत्रियों और यादवों का दबदबा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि अखिलेश की पार्टी बाहुबली की पत्नी पर दांव खेल सकती है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2009 के इलेक्शन में अखिलेश यादव की पार्टी ने 52% क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को टिकट दिया था, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 46% का था। 2019 में समाजवादी पार्टी ने 63% आपराधिक रिकॉर्ड रखने वालों को चुनाव लड़ाया था। यानी यूपी में सबसे ज्यादा दागियों पर समाजवादी पार्टी का हाथ रहा और इसी लिस्ट में अफजाल अंसारी का नाम शामिल है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अफजाल अंसारी का पहले चैलेंज सुनिए, फिर बताएंगे कि आखिर क्यों अखिलेश की लाइन और अफजाल की बोली मिलती जुलती है। और अब की बार ऐतिहासिक मतों से गाजीपुर की जनता जात की लकीरों को मिटा करके, धन के बंधनों से ऊपर उठ करके और तमाम तरह के खौफ, डर, दहशत, पैसा फैक्टर, अरे मोदी का फैक्टर है जिसके पास कोई इतिहास नहीं। हमारे परिवार का एक इतिहास है, इतिहास से लेकर वर्तमान तक देश के लिए सब कुछ कुर्बान है। ये नकली राष्ट्रभक्त है, हम असली राष्ट्रभक्त हैं, हम खून बहाने वाले लोग हैं देश के लिए। हमारा गौरवशाली इतिहास है और आज की भी डेट में गाजीपुर का गरीब अफजाल अंसारी के साथ है, आने वाले दिनों में साबित होगा। अफजाल अंसारी चुनाव से पहले पैसे का रेवड़ी की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसके लिए जरिया बनाया है गाजीपुर इलाके में आने वाले ग्राम प्रधानों को। 652 गांवों के प्रधानों ने सांसद निधि से रोड बनाने के लिए चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जो काम करने के लिए बताया गया है उस पर करोड़ों रुपए खर्च होने हैं, जबकि अफजाल अंसारी की सांसद निधि में फंड बचा है महज 65 लाख रुपए। अफजाल अंसारी का दावा है कि 7 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्हें मिलना है, उसे वो विकास कार्यों पर खर्च करेंगे, मगर गाजीपुर की डीएम ने अफजाल अंसारी के प्रस्ताव की पोल खोल दी है। प्रशासन का दावा है कि सरकारी पोर्टल के बजाय ऑफलाइन पत्र लिए गए जो अब मान्य नहीं होंगे। जिन सड़कों को बनाने की बात अफजाल कर रहे हैं उन पर कितना खर्च होगा ये नहीं बताया। किसे टेंडर दिया जाएगा और कौन सी एजेंसी बनाएगी ये भी क्लियर नहीं है। यही है अखिलेश के कैंडिडेट का पैसे वाला वो खेल जिसका चुनावी मौसम में इस्तेमाल किया जाना है। सांसद जी को अवगत कराया है कि जो इधर 10-12 दिन में से प्रस्ताव आए हैं उसके सापेक्ष धनराशि सांसद निधि में उपलब्ध नहीं है देने के लिए, और जो धनराशि उपलब्ध थी सांसद जी की उसके सापेक्ष ऑलरेडी कार्य प्रस्तावित किए जा चुके थे उनके द्वारा और उसकी प्रक्रिया चल रही है। और उन कार्यों में धनराशि निर्गत करने के बाद हमने जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है वो हमने भारत सरकार को भेजा हुआ है
और अभी धनराशि आने की प्रतीक्षा है। वर्तमान में इन कार्यों के सापेक्ष धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अफजाल अंसारी को टिकट अखिलेश ने दिया और प्रचार कांग्रेस को भी करना है, इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या अंसारी फैमिली से दुश्मनी रखने वाले अजय राय उनके लिए वोट मांगने जाएंगे? क्या मोदी और योगी को हराने के चक्कर में सालों पुरानी रंजिश भूल पाएंगे? ये दुविधा भले ही इंडी गठबंधन में हो, मगर योगी शक शुबा नहीं रहने देते। इसलिए समाजवादी पार्टी से विधायक बनी पूजा पाल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की। ये वही पूजा पाल हैं जिनके भाई उमेश पाल को समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके माफिया अतीक अहमद ने मरवाया था। अयोध्या में तमाम जगह आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया। ये सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं, राम नाम लेकर के सब चल रहे हैं, राम राम कहकर के सब चल रहा है। अब सीएम योगी नाम तो नहीं ले रहे, मगर अखिलेश और उनके शह पर पलने वाले माफियाओं पर तंज जरूर कस रहे हैं। योगी का फोकस यूपी की पब्लिक पर है और इसमें वो वर्ग भी आता है जिससे कभी पूर्वांचल के बाहुबलियों ने बहुत सताया था, यानी एससी समुदाय। 2009 में बीजेपी को 7% एससी वोट मिला था, जबकि 17.7% 2014 में मिला और 2019 में यह आंकड़ा उछाल मारते हुए 34.27% पर पहुंच गया। कुछ इसी तरह के आंकड़े यूपी में भी रहे। इस बार भी योगी का फोकस इस वर्ग पर है, इसलिए आगरा में अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन कराया, जहां से योगी ने संदेश दिया कि अखिलेश के बाहुबल और धनबल वाले फैक्टर पर उनका सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भारी पड़ने वाला है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान, भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान और देश के कोटि कोटि उन दबे कुचले